आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है और इसी जयंती के उपलक्ष्य में उनके जो कार्य है देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, आधुनिक भारत बनाने के लिए, भारत को लोकतांत्रिक बनाने के लिए जो योगदान दिया है, उस योगदान पर बात करने के लिए एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब, जो कि बीआरएसपी के संस्थापक अध्यक्ष है, संविधान के अभ्यासक है, चिंतक है, लेखक है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले 14 अप्रैल आ रही है, पूरी दुनिया में जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। आवाज़ इंडिया टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात है सर कि हम जिसे आज भारत कहते हैं, लोकतांत्रिक भारत, प्रजासत्ताक, संविधान के पहले वो कभी प्रजासत्ताक नहीं था, और जिसको भारत कहते थे वैसा भारत भी नहीं था। तो क्या योगदान रहा बाबा साहब का कि बाबा साहब की मोमेंट यहाँ आती है, डाउन ट्रोडन मोमेंट खड़ी होती है, फिर संविधान रचते हैं बाबा साहब, उसके बाद पूरे विश्व में इसको एक प्रजासत्ताक भारत के नाम से जाना जाता है। क्या योगदान रहा बाबा साहब का? एक तो बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आवाज़ इंडिया को भी मुबारकबाद इसलिए क्योंकि एक स्पेशल प्रोग्राम है। सबसे पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि 1916 मतलब 1916 से लेकर 1956 ये 40 साल का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक्टिव पीरियड है, मतलब 4 दशक का है जी। और 4 दशक के कालखंड में उनका जो कार्यकाल है वो विविध स्तर पर है। एक तो सामाजिक आंदोलन का है जिसको हम विद्रोह का इतिहास कहते हैं, फिर मानवाधिकार के आंदोलन का है, फिर अपनी एक स्वतंत्रता की लड़ाई अलग तरीके से लड़ने वाला वो एक है, एक अभ्यासक के नाते, चिंतक के नाते, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री होने के नाते वो एक है, संविधान विशेषज्ञ होने के कारण उनका वो अलग एक योगदान है। और उसके बाद में खास करके जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय समस्या को लेकर बहुत सारा बड़ा योगदान है, जिसमें देश की खेती हो, परदेश नीति हो, या ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हो, शिक्षा के बारे में हो, महिलाओं के बारे में हो, स्त्री पुरुष विकास के बारे में हो। और उसके बाद जो उनका खुद का जो कार्यकाल एक मंत्री के रूप में है, जो 1942 से लेकर 1946 तक जो वाइसराय वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर है, वाटर इरिगेशन मिनिस्टर है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है। और ये कालखंड में उनके खुद के कुछ फैसले हैं, डिसीजन है, इसलिए उनको पायोनियर ऑफ लेबर मूवमेंट कहता है, या लेबर लॉ के है, या फिर मॉडर्न मेकर्स ऑफ इंडिया ये जो सीरीज़ है उसमें अगर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट है, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, या वाटर मैनेजमेंट है, या नदियों की जोड़ने की जो बात आजकल चलती है, उसके सही मायने में प्रणेता कौन है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। और उसके बाद में एक संविधान निर्माता के नाते वो खुद भारतीय प्रजातंत्र के जनक कहने चाहिए। जैसे आज़ादी का श्रेय अगर गांधी जी को जाता है तो भारत के संसदीय लोकशाही प्रणाली का जनक ये टाइटल बाबा साहब को जाना चाहिए, क्योंकि आपने ठीक कहा कि 1950 के पहले या संविधान लेने के पहले कोई प्रजातंत्र नाम की व्यवस्था नहीं थी, भारत नाम का देश का अस्तित्व नहीं था, अभी भी इमरजेंस प्रोसेस में है। तो उसको कंसोलिडेशन, इसमें मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जैसे कश्मीर की समस्या अभी भी सताती है, तो जब कश्मीर को अलग संविधान बनाने की बात आई तो बाबा साहब ने साफ ना कहा था, नेहरू को मना किया था, लेकिन फिर नेहरू ने बाबा साहब को अलग रख के गोपाल स्वामी अयंगार को बीच में डाल के वो जम्मू कश्मीर की एक अलग व्यवस्था की जो आज तक हमको सताती है। तो इस बारे में बाबा साहब की भूमिका बहुत से कम लोगों को पता है। या फिर आर्थिक क्षेत्र में प्रॉब्लम ऑफ रूपी ब्रिटिश ज़माने से लेकर
मॉडर्न समस्या तक, जैसे जो एग्रीकल्चर समस्या अभी देश के सामने है, बाबा साहब ने कहा था इसको भी इंडस्ट्री बनाओ और इसका भी नेशनलाइजेशन करो। अगर खेती का नेशनलाइजेशन और इंडस्ट्री मान के चल के होते तो भूमिहीनों का ना सवाल होता, न आज तरह से जिस तरह के प्रॉब्लम आ रहे वो सामने होते, ना निजी सरंजामी प्रवृत्ति के लोग बचते। इसलिए एग्रीकल्चर से लेकर कल्चर तक, और जब मैं कल्चर कर रहा हूँ तो नागपुर का धम्मा 1956 का उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर से लेकर कल्चर तक और देश बनाने से लेकर देश चलाने तक, चाहे वो प्रजातंत्र हो, चाहे संसदीय लोकशाही हो, चाहे संविधान का मामला हो या जुडिशरी का मामला हो, और शिक्षा के बारे में भी तो उनके खुद की अपनी एक सोच है। तो अलग ढंग से कई मामलों में उनका जो योगदान है वो बहुमूल्य है, मल्टी लेवल का है, लेकिन उनका दलित मुक्तिदाता का शीर्षक इतना बड़ा है, तो उस शीर्षक बहुत बड़ा होने के कारण उनका बाकी जो योगदान है संविधान निर्माता के बाद वो थोड़ा पीछे रह जाता है। और यही बाबा साहब को याद करते वक्त हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, चाहे जाने या अनजाने में हो, लेकिन वो गलती हो जाती है। बिल्कुल सर, जैसे आपने सभी बातों के बारे में प्रकाश तो डाला है, लेकिन जब बाबा साहब कानून और विधि के मंत्री थे तब ऐसे बहुत सारे संसद में बैठकर उन्होंने काम किए हैं जिससे आम नागरिकों को अधिकार मिले, महिलाओं को अधिकार मिले। उसके बारे में क्या कहेंगे? एक तो महिलाओं के बारे में हिंदू कोड बिल तो आप जानते हैं, बहुत बड़ा मशहूर है। आज जो भी स्त्रियों का, खास करके हिंदू समाज के स्त्रियों का जो अधिकार है, उसकी बुनियाद बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल से डाली। उसको कांग्रेस ने बहुत बड़ा विरोध किया और इसके बाद बाबा साहब ने खुद नेहरू से इस्तीफा दिया। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट दूसरा कानून है जिसके तहत अभी चुनाव देश में होते हैं। उनमें भी कई प्रावधान बाबा साहब नहीं चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की मेजॉरिटी होने के कारण वो प्रावधान आ गए, वो बाबा साहब को कतई पसंद नहीं थे। फिर मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कामगारों के सेटलमेंट के बारे में जो प्रावधान है, वो उस समय के ही है, बाबा साहब के समय के ही है। और उस समय में संविधान के मुताबिक, चाहे फिर वो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट का हो या फिर हिंदू कोड बिल के तहत 4-5 जो कानून बने हो, ये कई कानून 1951 से लेकर 55 तक बने जहाँ बाबा साहब मिनिस्टर रहे। लेकिन मैंने कहा कि आर्थिक मामले में जैसे रिजर्व बैंक का निर्माण से लेकर बाद में करेंसी कैसी होनी चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, इन तमाम बातों का जो जिक्र बाबा साहब ने बार बार किया है, वो शायद ही कोई अर्थशास्त्री भारत का कर पाया है, कोई भी लीडर भारत का कर पाया है जो बाबा साहब ने किया है। और इसीलिए लॉ मिनिस्टर के समय में बहुत सारे कानून जो 55 तक बने उसको इंट्रोड्यूस करने का, डिफेंड करने का जो ऐतिहासिक काम किया, वो बाबा साहब को ही संविधान सभा में और बाद में लोकसभा में रहने के कारण करना पड़ा। और इतना ही नहीं, तो जब 1951 में जब रिजर्वेशन के खिलाफ पहला फैसला मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आया था, बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया था, तो उसको पलटाने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, वो बाबा साहब लॉ मिनिस्टर के नाते हो गए। फिर देश में जो लैंडलॉर्डिज्म है, जमींदारी प्रथा, इसको ख़त्म करने के लिए जो देश भर लैंड रिफॉर्म कानून बने, उसकी बुनियाद फिर बाबा साहब के लॉ मिनिस्टर होने के नाते दिल्ली से शुरू हो जाती है। उनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे लेबर लेजिस्लेशन, लैंड लेजिस्लेशन, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन और आर्थिक क्षेत्र में नए नए कानून ये इतने पास हो गए जिससे भारत के विविध क्षेत्र का बुनियादी ढांचा बन गया। चाहे मामला चुनाव का हो, चाहे मामला अर्थनीति का हो, चाहे मामले जमीन सुधार का हो या फिर महिलाओं के अधिकार मिलने का हो, तो ये रेंज काफ़ी बड़ी है। तो ये 5 साल के कम पीरियड में, और वो भी कांग्रेस की मेजॉरिटी होने के बावजूद, उनका विरोध झेलने के बाद इतने बड़े रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो भी एक बड़ा भारी योगदान है।
देश के दोनों तरफ पाकिस्तान था और हैदराबाद संस्थान जैसे कुछ संस्थान थे जो देश में नहीं आना चाहते थे, ऐसे बहुत सारे संस्थान थे और बाबा साहब ने ऐसे वक्त में जो किया और पूरे भारत को एक संघ करने का काम किया। लोग पटेल का तो नाम लेते हैं पर बाबा साहब का नाम क्यों नहीं लेते? भारत के लोगों की सोच की कभी कभी जिनका मार्केटिंग होता है वो लोगों को पता होता है, जिनका मार्केटिंग नहीं होता है। बाबा साहब की उतनी मार्केटिंग नहीं हुई है, उनके योगदान की मार्केटिंग नहीं हुई है, क्योंकि ना व्यवस्था ने साथ दिया, ना व्यवस्था के प्रचलित माध्यमों ने साथ दिया। इससे जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो मामला था कि बाबा साहब नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को एक अलग संविधान मिले, विशेष प्रावधान मिले, लेकिन नेहरू ने विरोध किया था। उसी तरह हैदराबाद के संस्थान को लेकर शुरू से ही बाबा साहब की ये राय थी कि ये संस्थान भारत में किसी भी कीमत पर आना चाहिए। जिस तरह ये मुंबई महाराष्ट्र में आनी चाहिए, जो संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन चला तो मुंबई महाराष्ट्र में ही होनी चाहिए। और इतना ही नहीं तो कैबिनेट मिशन प्लान ने जो देश के राजा महाराजाओं को भारत संघ राज्य में आना या नहीं आना ये अधिकार उनको दिया था, फैसला दिया था, तो बाबा साहब ने उसके ऊपर भी कटाक्ष टीका की थी कि ये कैबिनेट डिसीजन का निर्णय ठीक नहीं है। अगर ऐसी आज़ादी अगर हम सारे राजा महाराजा नवाबों को देंगे तो वो ठीक नहीं है, इससे नया भारत के निर्माण में बाधा बढ़ सकती है। और इसलिए बाबा साहब ने सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, हैदराबाद नहीं, तो कई सारे जो छोटे मोटे राज्य थे राजा महाराजाओं के, उनको भी भारत में शामिल होने की अपील 1930 से लेकर वो लगातार कर रहे थे और उसकी पॉलिसी उन्होंने लगातार लॉ मिनिस्टर रहते हुए भी फॉलो की थी। अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, उनको लगता है कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया है, ओबीसी के लिए काम नहीं किया। ये जो उनकी राय है ये कितनी सही है, कितनी गलत है? एससी के लोगों के में भी ऐसे कुछ तबके हैं, उनको लगता है बाबा साहब ने एक जाति विशेष के लिए काम किया, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे पंजाब का हो। ये बाबा साहब के बारे में जो गलत सलत प्रचार प्रसार हुआ उनके बारे में, उनके काम के बारे में, उसका ये परिणाम है। और उसी का शिकार बेचारा ओबीसी वर्ग भी है, उनको भी पता नहीं लगता कि हमारे बारे में बाबा साहब ने क्या किया है। आज जो भी आरक्षण के प्रावधान है उनके लिए उन्नति के द्वार है, चाहे नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के माध्यम से हो, चाहे या मंडल आयोग या तमाम आयोग के माध्यम से हो, उसकी जड़ बाबा साहब ने संविधान सभा में 340 के माध्यम से लगाई। लेकिन बाबा साहब ने 1954 में राज्यसभा में यह भी कहा था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जैसा ही आरक्षण मैं ओबीसी लोगों को देना चाहता था, लेकिन मुझे ओबीसी के लोगों ने साथ नहीं दिया, जो कांग्रेस में और अन्य दलों में थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई मेरे विचारों को समर्थन करने की, और इसलिए मुझे 340 को लेकर ही समाधान मानना पड़ा। लेकिन भविष्य में ये 340 एक बड़ा हथियार बनेगा, और आज हमें पता है कि 340 का मूल्य आज ओबीसी समाज ठीक तरह से समझता है। और धीरे धीरे ओबीसी हो या विजेएनटी हो, डीटीएनटी हो या अन्य हो, वो बाबा साहब के योगदान को समझने में लगी है। समय लगेगा लेकिन ज़रूर समझेंगे। धार्मिक मुद्दों पर आते हैं थोड़ा। बाबा साहब ने कालाराम मंदिर के लिए प्रवेश के लिए आंदोलन किया। उसके बाद में संविधान में सभी धर्मों की प्रार्थना है, सभी धर्मों को अपनाने का पूरा स्वातंत्र्य दिया। फिर भी बाबा साहब को हिंदू धर्म का विरोधक कहा जाता है और आज तक उसी मान्यताओं पर लोग हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने अपने काल में धर्म की बुराइयों पर और हिंदू धर्म का विरोध किया है। नहीं, बाबा साहब के विचार आधार को समझने की पहले ज़रूरत है। बाबा साहब एक लिबरल थिंकर है, एक स्वतंत्र मुक्त विचारवंत है। साथ ही साथ उनके विचार में हमेशा सुधार, उसकी तरफ वो प्रवर्तित चलते हैं। और सुधार जब होता है तो उसमें डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन ये दोनों बातें होती है। सुधार का मतलब ये है कि पुराना घर गिराए बगैर नया घर नहीं बनता, इसलिए डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन है। अब जिनको डिस्ट्रक्शन लगता है उनके बारे में वो अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन जिनको कंस्ट्रक्शन समझता है, और इसलिए बाबा साहब को रसेल को लेकर समझना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट। तो ये कंस्ट्रक्शन की जो भूमिका है वो बाबा साहब की आग्रही है, एग्रेसिव है। इसलिए बाबा साहब का चाहे
बुद्धिज़्म का विचार हो, वो ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म के साथ मेल नहीं खाता, वहाँ भी उनका रोल कंस्ट्रक्टिव है, रिकंस्ट्रक्टिव है। उसी तरह भारत का जो बहुतांशी हिंदू समाज है उसको लेकर भी वो कंस्ट्रक्टिव है, रिकंस्ट्रक्टिव है, पुनर्निर्माण, रचनात्मक पुनर्निर्माण, ये विचार उनका मूल्य आधार है। और मंदिर प्रवेश या ईश्वरों के इसमें जाना आना उनका वो मानव अधिकार का आंदोलन का मुद्दा है। वो कोई डायरेक्ट ईश्वर के साथ हमें आप ले लो वगैरह उसके साथ जुड़ा नहीं है। कई लोग इसको आज भी नहीं समझते। वो मानव अधिकार का, बराबरी के आंदोलन का और गैर बराबरी के ख़त्म करने का वो आंदोलन है। उस बात को लेकर हमने उसको समझना चाहिए और वो एक मुक्त स्वतंत्र विचार होने के कारण ही भारत के संविधान में उन्होंने सब लोगों के अपने अपने धर्म मजहब के साथ जीवन शैली जीने का पूरा अधिकार मूलभूत अधिकार के माध्यम से दिया। इसका मतलब वो मुक्त विचारक है, एक स्वतंत्र विचारक है, लेकिन साथ ही साथ वो नए सुधार और बदलाव के प्रहरी है। इस बात को भी समझना चाहिए। बाबा साहब संविधान लिखते वक्त कहते हैं कि मैं ये संविधान जला दूंगा। ऐसा क्यों लगता है बाबा साहब को कि इतना बहुमूल्य संविधान जिसे पूरी दुनिया मानती है उसको बाबा साहब इस तरह से बोलते हैं? नहीं, ये बाबा साहब का विधान 1954 में राज्यसभा का है और राज्यसभा में वो 1950 से लेकर 54 तक जिस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ हो रही थी, वो एक संविधान के निर्माता, प्रमुख निर्माता होने के कारण बाबा साहब को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था। नेहरू की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो फैसले करने चाहिए वो ना कर रही थी और इसलिए उन्होंने बड़ी उद्विग्नता के साथ एक फ्रस्ट्रेशन स्टेटमेंट के रूप में वो कहा था, जिसको बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि संविधान के माध्यम से हमने एक बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है, लेकिन मंदिर में ईश्वरों की स्थापना होने के बजाय राक्षसों की स्थापना हो चुकी है और इसीलिए राक्षसों को बाहर करने के लिए मंदिर को जलाना ज़रूरी है। इस तरह का उनका उसका जो थीम है, मतलब है, वो मर्म उसका वो है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संविधान को ही जलाना चाहते थे, वो इस तरह से क्रोधित थे, आक्रोशित थे कि सरकार, सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, चाहे मामला हिंदू कोड बिल का हो, चाहे मामला जमींदारी का हो, चाहे मामले खेती के मामलों का हो, चाहे मामले अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में हो। और इसलिए वो नेहरू सरकार के खिलाफ बोलते वक्त उन्होंने ये राज्यसभा में कहा था, उसका मतलब असल में वो सरकार की तरफ इशारा था, ना कि संविधान की तरफ। ये देखो, बाबा साहब की महानता तो हम लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन लोगों ने भी कुछ तो महानता से सीखना चाहिए। सिर्फ महापुरुषों का इतिहास जानकर कभी इतिहास निर्माण नहीं होता। महापुरुषों का इतिहास जानकर अपनी तरफ से जितना भी बनता है उतना योगदान अगर हर आदमी देगा तो फिर महापुरुषों को याद करने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चला जाएगा, नहीं तो वो कुछ पीढ़ी के बाद वो रुकेगा। ये खतरा भी हमें समझना चाहिए और इसलिए महापुरुषों की महिमा मंडल योगदान हम सब कुछ करें, लेकिन जो उनको मानते हैं अपने आदर्श महापुरुष, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसको लेकर आगे थोड़े थोड़े जितना उनका बस है उतना चले, तब वो जयंती के रूप से ही लायक लोग होंगे, वरना थोड़ी बहुत दिक्कत है। बिल्कुल। महापुरुष जो होते हैं उनको लेके तो चलना होता है, लेकिन उनके विचारों पर चलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जो मोमेंट है वो वही के वही रुकी रह जाएगी। ये थे डॉक्टर सुरेश माने। माने साहब, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आपका भी शुक्रिया। जय भीम। जय भीम। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।